नमस्कार। आज हम इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलटने वाले हैं जिस पर अक्सर लोगों की नजर नहीं जाती। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 1857 के मशहूर विद्रोह से भी 40 साल पहले की एक ऐसा सशस्त्र विद्रोह जिसने भारत में ब्रिटिश हुकूमत की जड़ें हिला दी थीं। तो चलिए इस कहानी को जरा शुरू से समझते हैं। ये उन घटनाओं से काफी पहले की बात है जो हम अक्सर स्कूल की किताबों में पढ़ते हैं। तो इस विद्रोह को समझने के लिए सबसे पहले उस जगह को समझना जरूरी है जहां इसकी चिंगारी भड़की थी। हम बात कर रहे हैं खुर्दा की। आज के ओडिशा में ये कभी एक बहुत ही गौरवशाली राज्य हुआ करता था। और देखिए, ये कोई छोटा मोटा पिछड़ा इलाका नहीं था। 19वीं सदी की शुरुआत में खुर्दा एक घनी आबादी वाला हरा भरा राज्य था। सोचिए, 100 से ज्यादा किले और 1200 गांव इसके हिस्से में थे। मतलब अंग्रेजों के आने से पहले ये काफी अहम और खुशहाल इलाका था। अब कहानी में मोड़ तब आता है जब वहां के राजा मुकुंद द्वितीय एक बड़ी राजनीतिक गलती कर बैठते हैं। उन्हें उम्मीद थी कि अगर वो मराठों के खिलाफ अंग्रेजों का साथ देंगे तो उन्हें अपने खोए हुए इलाके और अधिकार वापस मिल जाएंगे। पर हुआ ठीक इसका उल्टा। अंग्रेजों ने उनकी किसी भी बात को मानने से साफ इनकार कर दिया। नतीजा, संघर्ष हुआ, राजा को गद्दी से हटा दिया गया और उनके पूरे राज्य पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। और यहीं से शुरू हुई, जैसा कि सोर्स में बताया गया है, एक दमनकारी विदेशी हुकूमत की। तो समझने वाली बात यह है कि अंग्रेजों का कब्जा सिर्फ सत्ता का बदलना नहीं था, इसका असर खुर्दा के हर एक इंसान की जिंदगी पर पड़ा। और इसी से पैदा हुआ वो असंतोष, वो गुस्सा, जो आगे चलकर एक बड़े विद्रोह की वजह बना। तो आखिर वो क्या वजहें थीं जिनसे लोग इतने परेशान हो गए थे? असल में ये एक एक करके हुए कई बदलावों का नतीजा था। सबसे पहले पाइक मिलिशिया, जो वहां की पारंपरिक सेना थी, उनसे उनकी जमीनें छीन ली गईं। फिर किसानों पर भारी और मनमाने लगान थोप दिए गए। ऊपर से उन्हें नए चांदी के सिक्के इस्तेमाल करने पर मजबूर किया गया। यही नहीं, नमक जैसी जरूरी चीज पर सरकार ने अपना कब्जा कर लिया, जिससे उसकी कीमतें आसमान छूने लगीं। स्थानीय जमीनों को बाहरी लोगों को नीलाम किया जाने लगा और पुलिस का बर्ताव भी बहुत भ्रष्ट और खराब था। मतलब हर तरफ से लोगों पर दबाव बढ़ता ही जा रहा था। और इस बढ़ते हुए गुस्से को एक चेहरा मिला, एक नेता मिला, बख्शी जगबंधु। वो हटाए गए राजा के मुख्य सेनापति थे। सोचिए, एक इतने बड़े ओहदे वाले इंसान से जब उसकी जमीन छीन ली गई तो वो असल में एक भिखारी की तरह जीने को मजबूर हो गए। जब एक सम्मानित लीडर के साथ ऐसा होता है तो ये बात पूरे संघर्ष को एक व्यक्तिगत लड़ाई बना देती है। तो अब माहौल पूरी तरह से तैयार था। लोगों की छोटी छोटी शिकायतें और एक नेता का अपमान, ये सब मिलकर एक बड़ी आग में बदलने वाला था। चलिए देखते हैं कि कैसे ये सुलगता हुआ गुस्सा एक बड़े संगठित और सशस्त्र विद्रोह में तब्दील हो गया। और जब ये विद्रोह भड़का तो इसकी रफ्तार और इसका पैमाना देखने लायक था। 1817 में 29 मार्च को पाइकों ने बानपुर में पुलिस और सरकारी इमारतों पर धावा बोल दिया, जिसमें 100 से ज्यादा लोग मारे गए। फिर देखिए, सिर्फ कुछ ही हफ्तों में 14 अप्रैल को बख्शी जगबंधु लगभग 10,000 विद्रोहियों की फौज लेकर पूरी शहर पर कब्जा कर लेते हैं। अंग्रेजों के तो होश ही उड़ गए। उन्होंने हालात पर काबू पाने के लिए फॉरेन मार्शल लॉ लगा दिया और मई तक बहुत ही क्रूरता के साथ मुख्य विद्रोह को काफी हद तक दबा दिया गया। विद्रोहियों ने एक बहुत ही चालाक कदम उठाया। उन्होंने जो पूर्व राजा थे मुकुंद देव द्वितीय, जो शायद हिचकिचा रहे थे, उन्हें ही अपना शासक घोषित कर दिया। इसका फायदा ये हुआ कि उन्हें जगन्नाथ मंदिर के शक्तिशाली पुजारियों का पूरा पूरा समर्थन मिल गया। और ये एक बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि इससे विद्रोह को धार्मिक और सामाजिक दोनों तरह की वैधता मिल गई। तो जैसा हमने देखा, अंग्रेजों ने अपनी पूरी ताकत लगाकर मुख्य विद्रोह को तो कुछ ही महीनों में दबा दिया था। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। दमन के इस दौर के बाद एक नया अध्याय शुरू होने वाला था। अंग्रेजों ने इस विद्रोह को जड़ से खत्म करने के लिए हर तरीका अपनाया। एक तरफ उन्होंने मेजर जनरल मार्टिनडेल को एक बड़ी सेना के साथ भेजा ताकि वो पूरे इलाके को विद्रोहियों से साफ कर दें। दूसरी तरफ उन्होंने पैसों का लालच दिया, बख्शी जगबंधु और उनके साथियों को पकड़ने के लिए बड़े बड़े इनामों का ऐलान किया। और तीसरा, उन्होंने एक मनोवैज्ञानिक चाल चली। उन पाइकों के लिए माफी की स्कीम निकाली जो हथियार डालकर घर लौट आएंगे। मतलब बल, लालच और फूट डालो, हर नीति का इस्तेमाल किया गया। लेकिन इन सब कोशिशों के बावजूद विद्रोह की आग पूरी तरह बुझी नहीं। बख्शी जगबंधु ने हार नहीं मानी। सोच के देखिए, मुख्य विद्रोह के कुचले जाने के कई साल बाद तक वो अपनी लड़ाई जारी रखते हैं और आखिरकार 1825 में, मतलब लगभग 8 साल के लंबे संघर्ष के बाद, वो आत्मसमर्पण करते हैं। इस पूरे घटनाक्रम का अंग्रेजों पर बहुत गहरा असर हुआ।
ये उनके लिए एक वेकअप कॉल जैसा था। विद्रोह से पहले जहां उनका शासन दमनकारी था, वहीं इस विद्रोह के बाद उनकी नीति में एक बड़ा बदलाव आया। अब वो नरमी, भोग और सहनशीलता की बातें करने लगे। उन्हें समझ आ गया था कि सिर्फ ताकत के दम पर राज नहीं किया जा सकता। तो सवाल उठता है कि इस विद्रोह का आखिर नतीजा क्या निकला? क्या ये सिर्फ एक नाकाम कोशिश बनकर रह गया? बिल्कुल नहीं। और यहीं पर हम खुर्दा विद्रोह की असली विरासत को समझते हैं कि ये क्यों इतना महत्वपूर्ण है। देखिए, विद्रोही भले ही जंग हार गए, लेकिन उनकी कुर्बानी बेकार नहीं गई। इस विद्रोह ने अंग्रेजी हुकूमत को ऐसे सुधार करने पर मजबूर कर दिया जिनकी मांग ये लोग कर रहे थे। जैसे नमक की कीमत कम कर दी गई, भ्रष्ट राजस्व अधिकारियों को नौकरी से निकाल दिया गया, पुलिस और न्याय व्यवस्था में सुधार किए गए, जिन लोगों से उनकी जमीनें छीनी गई थीं उन्हें वापस दे दी गईं, यहां तक कि राजा के बेटे को भी जगन्नाथ मंदिर का जिम्मा सौंप दिया गया। मतलब जिन वजहों से विद्रोह शुरू हुआ था उनमें से कई को दूर किया गया। इसीलिए सोर्स टेक्स्ट में साफ साफ कहा गया है कि इसे सिर्फ एक पाइक विद्रोह कहना इसकी अहमियत को कम करना होगा। ये सिर्फ एक समुदाय का विद्रोह नहीं था, बल्कि एक व्यापक जन आंदोलन था जिसका ब्रिटिश प्रशासन पर बहुत दूर तक असर पड़ा। तो कुल मिलाकर 1817 का ये खुर्दा विद्रोह औपनिवेशिक शासन के खिलाफ एक सशस्त्र जन प्रतिरोध का एक बहुत ही मजबूत और शुरुआती उदाहरण है। इसने आने वाले संघर्षों के लिए एक मिसाल कायम की। ये इतिहास का कोई छोटा मोटा फुटनोट नहीं है, बल्कि भारत की आज़ादी की लंबी लड़ाई की कहानी का एक बेहद अहम और बुनियादी अध्याय है। और ये हमें इस सवाल के साथ छोड़ जाता है कि बड़ी बड़ी ऐतिहासिक घटनाओं की छाया में हमारे अतीत की और कितनी ऐसी कहानियां छिपी हुई हैं जिनके बारे में जानना अभी बाकी है।